गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे समय पर सबसे पहले आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित टॉपिक। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मध्य प्रदेश की भील जनजाति एवं गौड़ जनजाति। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति एवं कोल जनजाति के बारे में। कौन कौन सी जनजातियां पढ़ने जा रहे हैं अपन? बैगा जनजाति एवं कोल जनजाति। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर बैगा जनजाति को, कि बैगा जनजाति क्या है, इनका मूल निवास स्थान कहाँ पर है, ये सब अपन देखने जा रहे हैं। इनके प्रमुख देवता, इनके ब्याह वगैरह, सब संबंध वगैरह कि क्या थे, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर बैगा जनजाति। सबसे देखो, पहले बैगा जनजाति की बात करें तो यह राज्य की अति पिछड़ी जनजाति है। यानी भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को अति पिछड़ी जनजातियां घोषित किया है। वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सहरिया, पहला कौन सा? सहरिया, बैगा, भारिया। सहरिया, बैगा और भारिया, इन जनजातियों को भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियां घोषित किया है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? तो देखिए, यह कैसी हुई राज्य की? तो बैगा जनजाति है जो अपने मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति, यानी बहुत ही पिछड़ी है, यानी कि समाज से बहुत अधिक दूर है। क्या है? शहरों से बहुत अधिक दूर है। समझ गया मेरी बात? आगे अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं कि यह जो जनजाति है मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करती है। तो देखिए, बैगा जनजाति जो है वह राज्य के या मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, शहडोल जिलों में पाई जाती है। कहाँ पर? शहडोल जिलों में पाई जाती है। और यह जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में अपना निवास स्थान बनाकर रहती है। कहाँ पर? पहाड़ों में रहती है, झुग्गी झोपड़ियां तानकर निवास करती है। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। तो अपन देख रहे थे कि जो बैगा जनजाति है वो मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, शहडोल आदि जिलों में जंगलों में निवास करती है। कहाँ पर? जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में अपने निवास स्थल, झुग्गी झोपड़ियां डालकर क्या करती है? निवास करती है। यह राज्य की बहुत पिछड़ी जनजाति है। समझ गए मेरी बात? आगे अपन देख रहे हैं कि बैगा शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें कि बैगा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जो बैगा शब्द है अपना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरोहित। पुरोहित। बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुरोहित। इसको स्थानीय भाषा में पंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंडा। पंडा बोले तो पंडित या पुजारी भी बोलते हैं इसको। तो स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है? इस जनजाति को जो अगर बात की जाए, इसके पुरोहित को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडा। क्लियर हुआ ना कि स्थानीय भाषा में जो अगर बात करें अपन, बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरोहित। पुरोहित को क्या कहा गया है स्थानीय भाषा में? इसे स्थानीय भाषा में पंडा कहा गया है। पंडा। अगला आगे अपन देख रहे हैं, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे की ओर, कि इस जनजाति के विकसित रूप को, यानी कि बैगा जनजाति के विकसित रूप को बिछवार कहा गया है। क्या कहा गया है? बिछवार। तो देखिए, विकसित रूप क्या होता है? जब यह जनजाति का काफ़ी विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? विकास। काफ़ी बड़े समुदाय के रूप में यह जनजाति रहने लगती है। उसे क्या कहते हैं अपन लोग? उसे कहते हैं बिछवार। समझ गए? क्वेश्चन बनेगा, बैगा जनजाति के विकसित रूप को क्या कहा जाता है? तो अपन कहेंगे बैगा जनजाति के विकसित रूप को बिछवार कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बैगा जनजाति में और कुछ खासियत देख रहे हैं कि इनमें कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो अपन देख रहे हैं आगे की कौन कौन सी इनकी उपजातियां हैं। तो देखिए, बैगा जनजाति की कुछ प्रमुख उपजातियां हैं। क्या है?
जातियाँ कौन कौन सी हैं? रै मैना, कंठ मैना, नरोतिया, भरोतिया, ये क्या है? इनकी प्रमुख उपजातियाँ हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पर, आप देखिए इनकी उपजातियाँ, इनकी बोले तो बैगा जनजाति की उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? नरोतिया है, भरोतिया है, इसके अलावा रै मैना है, इसके अलावा कंठ मैना है। ये इनकी आदि उपजातियाँ मिलती हैं हमें कहाँ? बैगा जनजाति की। इनके अलावा भी कुछ और है। तो ये क्लियर हुआ कि इनकी उपजातियाँ नरोतिया, भरोतिया, रै मैना, कंठ मैना, ये क्या है? बैगा जनजाति की उपजातियाँ हैं। अब देखिए प्रत्येक जनजाति का एक मुखिया होता है। कोई भी अपन ने जनजाति पढ़ी है, इनके क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। तो इस जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो बैगा जनजाति के जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकद्दम। अब ये मुकद्दम का काम क्या रहता है? इस मुकद्दम का काम क्या होता है? बैगा जनजाति में जो भी आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं उनका निराकरण करना ही इस मुकद्दम का क्या होता है? काम होता है। तो क्लियर हुआ? तो देखिए बैगा जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? मुकद्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकद्दम। यानी इनके गांव का एक मुखिया होता है। क्या होता है? गांव का एक मुखिया होता है जिसे मुकद्दम कहा जाता है, जो आपसी लड़ाई झगड़े निपटाने का काम करता है। क्या करता है? इनमें अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट वगैरह हो गई, तो राजीनामा कौन करेगा? मुकद्दम। मुकद्दम की बात सभी लोग मानते हैं। सभी लोग बोले तो बैगा जनजाति के सभी लोग मानते हैं। जैसे आज ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत होती है, 5 पंच होते हैं, उनने जो फैसला कर दिया उसकी बात क्या करते हैं? और लोग मानते हैं। ऐसे ही मुकद्दम की अगर बात की जाए तो मुकद्दम का काम क्या है? आपसी लड़ाई झगड़े निपटाना। प्रत्येक गांव का इनके एक मुखिया होता है, मुकद्दम कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि इनके गांव को क्या कहा जाता है? कि बैगा जनजाति का जो गांव होता है उसको क्या कहते हैं? तो बैगा जनजाति के गांव को पूर्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैगा जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? पूर्वा। और इनके गांव का एक मुखिया होता है, मुखिया को क्या कहते हैं? मुकद्दम। जो क्या काम करता है? आपसी लड़ाई झगड़े निपटाने का काम करता है। अब अपन आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि इनमें कौन कौन से विवाह होते हैं। देखिए जैसे कई प्रकार के विवाह होते हैं, हिंदू धर्म में भी होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी होते हैं। तो ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं बैगा जनजाति में किस किस प्रकार के विवाह प्रचलन में हैं। तो अपन देख रहे हैं बैगा जनजाति में मगनी विवाह। क्या? मगनी या चढ़ विवाह, ये बहुत ही प्रसिद्ध विवाह है, मगनी या चढ़ विवाह। इसके अलावा उठना विवाह, उठना विवाह। इसके अलावा चोर विवाह। कौन सा? चोर विवाह। इसके अलावा अगर बात करें तो लमसेना विवाह। अब बात कर रहे हैं कि ये लमसेना विवाह क्या होता है। इस जनजाति में बहुत ही प्रसिद्ध है ये लमसेना विवाह। कौन सा? लमसेना विवाह क्या है? इस जनजाति का प्रमुख विवाह है। समझ गए मेरी बात? इसके अलावा अगर अपन देखें इस जनजाति में तो यह जनजाति विवाह तो करती है, परंतु जहाँ पर समान गोत्र होते हैं वहाँ पर विवाह बिल्कुल भी नहीं करती। समान गोत्र में विवाह नहीं करती। इसके अलावा इस जनजाति की एक खासियत और है, जहाँ पर समान देवी देवता पूजे जाते हैं। अगर इस परिवार में और उस परिवार में एक ही समान देवी देवता पूजे जा रहे हैं, जैसे विष्णु की कर रहे हैं वो भी विष्णु की कर रहे हैं, लक्ष्मी कर रहे हैं तो लक्ष्मी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये लोग शादी विवाह संपन्न नहीं करते। और इसके अलावा आगे अगर अपन देखें तो इस जनजाति में बाल विवाह भी नहीं होता। हाँ, विधवा विवाह जरूर इस जनजाति में होता है। जैसे क्या है, किसी महिला का पति मर जाए तो उसका दोबारा ब्याह कराने का प्रचलन इस जनजाति में है। किसमें? बैगा जनजाति में। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया था कि इस जनजाति में कौन कौन से विवाह हैं। तो लमसेना विवाह, और यह जनजाति समगोत्री विवाह नहीं करती, यानी जहाँ समान गोत्र होते हैं वहाँ यह जनजाति विवाह नहीं करती। इसके अलावा जहाँ समान देवी देवता पूजे जाते हैं, क्या किए जाते हैं? समान देवी देवता पूजे जाते हैं, तो यह जनजाति वहाँ भी विवाह नहीं करती। ये बात क्लियर हुई? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद अपन आगे की ओर पढ़ रहे हैं बैगा जनजाति के बारे में। और
इसके बाद देखिए अपन इसमें देखने जा रहे हैं बैगा जनजाति में कि यह लोग, बैगा जनजाति के जो लोग हैं, खेती किस प्रकार की करते हैं। देखिए बैगा जनजाति के लोग क्या है, हल द्वारा खेती नहीं करते, यानी कि ये धरती पर हल नहीं चलाते। क्यों नहीं चलाते? इसके पीछे एक उनकी प्राचीन परंपरा है कि यह लोग धरती को माँ मानते हैं। क्या मानते हैं? माँ। इसलिए हल नहीं चलाते, क्योंकि यह कहते हैं कि अगर हमने धरती पर हल चलाया तो माँ का सीना फट जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये लोग फिर कैसी खेती करते हैं। तो यह लोग झूम खेती करते हैं। कौन सी? झूम खेती करते हैं। इस झूम खेती को स्थानीय भाषा में बेबार, क्या कहते हैं इसको? स्थानीय भाषा में बेबार या दाहिया या पोंडू कृषि कहा जाता है। समझ गए? ये लोग क्या करते हैं, धरती को माँ मानते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जनजाति धरती को माँ मानती है, तो अपन कहेंगे बैगा जनजाति धरती को माँ मानती है, इसलिए हल द्वारा खेती नहीं करते। हल के द्वारा खेती नहीं करते बल्कि झूम खेती करते हैं। कैसी करते हैं? झूम खेती करते हैं। अब बात आती है कि ये झूम खेती या बेबार खेती क्या होती है। तो देखिए ये लोग क्या करते हैं, कुल्हाड़ी के द्वारा जंगलों को काट देते हैं। क्या करते हैं? कुल्हाड़ी से जंगलों को काट देते हैं, फिर सूखने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। तो क्या है, जो राख बनती है उससे, और उस पर जैसे ही एक पानी पड़ता है तो उसमें यह लोग क्या कर देते हैं, बीज फेंक देते हैं, ऊपर से ऐसे करके फेंक दिए। फिर उनसे क्या होता है, बीज उत्पन्न होते हैं और उनसे क्या होती है, कृषि हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं। तो इससे क्या होता था, जंगल के जंगल कट जाते थे। तो सरकार ने क्या किया, मध्य प्रदेश सरकार ने इनका एक एरिया फिक्स कर दिया कि आप इतने में ही झूम खेती कर सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इससे क्या था, प्रकृति को बहुत अधिक नुकसान पहुंच रहा था। क्योंकि पेड़ कटेंगे तो नुकसान तो कहीं ना कहीं जायज़ है, पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो फिर क्या किया गया, सरकार ने एक एरिया फिक्स कर दिया कि आप यहाँ से ज़्यादा पेड़ नहीं काट सकते और इतने में ही खेती करें। तो लेकिन आज अगर देखा जाए तो वर्तमान दृष्टि में यह लोग झूम खेती तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो पहाड़ी में ढलान क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी में ढलान क्षेत्र होते हैं, उन पे स्थानीय कृषि भी करने लगे हैं। बैगा जनजाति में झूम खेती बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा अब यह लोग क्या करते हैं, पहाड़ी इलाकों में, ढलानमय क्षेत्र में स्थानीय खेती भी करने लगे हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि झूम खेती कौन सी जनजाति करती है, तो अपन कहेंगे बैगा जनजाति के द्वारा झूम खेती की जाती है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि धरती को माँ कौन मानता है, तो धरती को माँ बैगा जनजाति मानती है। ये बात क्लियर हुई। झूम खेती को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, बेबार, दाहिया या पोंडू कृषि भी कहते हैं। मेंस में इस पर क्वेश्चन बन चुका है कि झूम खेती क्या है, तो आप कहेंगे पेड़ों को काटकर उनमें आग लगाकर उन पर खेती करना ही क्या कहलाता है, झूम खेती कहलाता है। ये बात क्लियर हुई। अब आगे अपन इसमें देख रहे हैं कि इस जनजाति का प्रमुख औजार क्या है। तो देखिए इस जनजाति का आप आकलन लगा सकते हैं खुद कि झूम खेती करते हैं तो पेड़ों को काटने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो पेड़ों को काटने के लिए यह जनजाति कुल्हाड़ी का प्रयोग करती है। तो इनका जो प्रमुख औजार हुआ वो क्या हुआ, कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है। बैगा जनजाति का प्रमुख औजार क्या है, कुल्हाड़ी। अब देख रहे हैं इनके प्रमुख देवता कौन है। तो बैगा जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो बूढ़ा देव हैं। बूढ़ा देव इनके क्या है, प्रमुख देवता हैं। तो देखो अपन ने लिखा है यहाँ पर, बूढ़ा देव इस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। कौन से भैया, बूढ़ा देव। बूढ़ा देव क्या है, इस जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ये बात क्लियर हुई। अब आगे अगुन बढ़ रहे हैं कि इनका जो प्रमुख भोजन होता है, इनका प्रमुख भोजन होता है उसे क्या कहते हैं। इनके भोजन को पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेज कहा जाता है, जो मोटे अनाजों से बनाया जाता है। मोटे अनाज बोले तो क्या होते हैं ये मोटे अनाज, मोटे अनाज चना हुआ, मूंगफली हुई, इसके अलावा ज्वार हुआ, अपना बाजरा हुआ।
ये सब क्या होते हैं? मोटे अनाज होते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये मोटे अनाज के द्वारा क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। उस भोजन को क्या कहा जाता है? पेज कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। अब आगे अपन नेक्स्ट बिंदु देखने जा रहे हैं कि इस जनजाति की जो सहायता की जाती है, सुरक्षा की जाती है, वो कोटबार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? कोटबार। तो इस जनजाति में एक प्रमुख व्यक्ति होता है जो इनकी सुरक्षा का कार्य करता है। उस व्यक्ति को कोटबार कहा जाता है। तो अपन देख रहे हैं कोटबार। क्या? कोटबार। कोटबार वह व्यक्ति होता है जो इनकी सुरक्षा का कार्य करता है। क्या करता है? सुरक्षा का कार्य करता है। तो सुरक्षा का कार्य कौन कर रहा है? कोटबार। कौन कर रहा है? कोटबार इनकी सुरक्षा का काम करता है। आगे देख रहे हैं एक अंग्रेजी लेखक थे। उन्होंने बेगा जनजाति के ऊपर एक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी? द लैंड ऑफ बेगा। इनने एक पुस्तक लिखी है, बैरियर एल्विन ने। अंग्रेज लेखक थे बैरियर एल्विन। इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है द लैंड ऑफ बेगा। द लैंड ऑफ बेगा क्या है? बैरियर एल्विन द्वारा लिखित पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि जो यह जनजाति है बहुत ही हंसमुख प्रकार की है। हंसमुख प्रकार बोले तो हमेशा हंस कर ही रहती है। क्या रहती है? इनका जो मिजाज है खुश दिल मिजाज है। समझ गए मेरी बात? क्या है? अत्यंत कैसी है? हंसमुख बताया गया है इसको। क्या बताया इस पुस्तक में? इन्होंने बताया कि जो बेगा जनजाति है वह कैसी है? अत्यंत हंसमुख प्रकार की जनजाति है। ये बात क्लियर हुई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये अपना बेगा जनजाति यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपन अभी हाल ही में कोल जनजाति पढ़ने जा रहे हैं। अब अपन अगली जनजाति पढ़ने जा रहे हैं, कोल जनजाति। तो देखिए कोल जनजाति की बात करें तो यह जो कोल जनजाति है वो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। कोल जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में एवं रामायण में एवं महाभारत में भी मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है? ऋग्वेद में मिल रहा है, रामायण में मिल रहा है, महाभारत में मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितनी प्राचीन जनजाति है। क्योंकि ऋग्वेद अगर देख रहे हैं तो अपन ऋग्वेद कब का है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य क्या हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो इतना प्राचीन वेद, उसमें जब हमें इस जनजाति के बारे में जानकारी मिल रही है, यहाँ तक ऋग्वेद में इस जनजाति को क्या कहा गया है? कोल्हांटी कहा गया है। क्या कहा गया है? कोल्हांटी कहा गया है। जहाँ यह लोग रहते हैं उस स्थान को कोल्हान टोल कहते हैं। समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन बनेगा इस जनजाति से कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो सरल शब्दों में आंसर देना होगा कि कोल जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिल रही है, ऋग्वेद के अलावा रामायण में मिल रही है, रामायण के अलावा महाभारत में भी मिल रही है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि ऋग्वेद में किस जनजाति के बारे में जानकारी मिलती है? तो आप कहेंगे कोल जनजाति के बारे में हमें ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। तो अपन देख रहे हैं, बोर्ड की ओर देखें, सभी लोग कोल जनजाति पढ़ रहे हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं कि यह भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। कैसी है? प्राचीन जनजाति मानी जाती है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिल रहा है, रामायण में मिल रहा है, इसके अलावा महाभारत में भी मिलता है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है। तो देखिए ऋग्वेद में इसको कोल्हाटी कहा गया है। क्या कहा गया है? कोल्हाटी। कोल जनजाति को ऋग्वेद में कोल्हाटी कहा गया है। और जहाँ पर यह लोग रहते हैं, यानी कि कोल जनजाति के निवास स्थान को कोल्हान टोल कहा गया है। क्या कहा गया है? कोल्हान टोल। जहाँ पर यह लोग रहते हैं या निवास करते हैं, इनके निवास स्थान को क्या कहा गया? कोल्हान टोल कहा गया। ये ऋग्वेद में कहा गया है। कहाँ कहा गया? ऋग्वेद में। समझ गए? अब बात कर रहे हैं
कि यह जो जनजाति है कोल जनजाति मध्य प्रदेश की, कहाँ की, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब बात करें थोड़ा पीछे की ओर चलें अपन कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह भील जनजाति है। कौन सी है? भील। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की दूसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वह कौन सी है? गोंड जनजाति है। और यही गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी है लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी है। अब तीसरा नंबर किसका आता है? तो तीसरा नंबर जनजाति में कोल जनजाति का आता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए कि यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इतनी बात क्लियर हुई। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि यह राज्य के किन जिलों में पाई जाती है। जो कोल जनजाति है वो अपने मध्य प्रदेश में मुख्यतः किन किन जिलों में पाई जाती है। तो देखिए यह मध्य प्रदेश में रीवा में, सीधी में, सतना में, शहडोल में। कहाँ? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल जिलों में क्या करती है? यह जनजाति निवास करती है। कौन सी? कोल जनजाति रीवा में, सीधी में, सतना में और शहडोल में क्या करती है? निवास करती है। ये बात क्लियर हुई। तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए जैसे अपन ने पढ़ा प्रत्येक जनजातियां होती हैं, इनकी अपनी एक विशेष पंचायत होती है, इनका एक अपना मुखिया होता है। तो ऐसे ही कोल जनजाति की भी अपनी एक क्या होती है? पंचायत होती है। कोल जनजाति की भी अपनी क्या होती है? एक पंचायत होती है। इस पंचायत को क्या कहते हैं? इस पंचायत को गोहिया कहा गया है। क्या कहा गया? गोहिया। और इसके मुखिया को, इस पंचायत के मुखिया को क्या कहा गया? चौधरी कहा गया है। तो देखो इनकी अपनी एक पंचायत होती है जिसे गोहिया कहते हैं। इसके मुखिया को चौधरी कहा जाता है। अब ये चौधरी का काम क्या होता है? वो पंचायत में आपसी लड़ाई झगड़े निपटाने का काम क्या रहता है? इस चौधरी का काम होता है। समझ गए? पंचायत को क्या कहा गया है? गोहिया। कोल जनजाति की जो पंचायत है उसको गोहिया कहा गया है। और इस जनजाति के मुखिया को क्या कहा गया है? चौधरी कहा गया है। यानी पंचायत का मुखिया कौन होता था? चौधरी। इस चौधरी का काम क्या था? इस चौधरी का जो काम था आपसी लड़ाई झगड़े को निपटाना। ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन कि इस जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, कि यह जनजाति किन किन देवताओं को मानती है या पूजा करती है। तो देखिए कोल जनजाति के जो प्रमुख देवता है वह दूल्हा देव है। दूल्हा देव के अलावा बैरम देव और बड़े देव क्या है? इनके प्रमुख देवता हैं। दूल्हा देव, बैरम देव, बड़े देव आदि इनके क्या है? प्रमुख देवता है। ये कोल जनजाति की बात कर रहे हैं अपन। आगे अगला पॉइंट देख रहे हैं दहका। दहका नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि दहका नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो जो दहका नृत्य है वह कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। पुरुष ढोलक बजाते हैं, महिलाएं घूंघट डालकर डांस करती हैं। क्या करती हैं? डांस करती हैं और एक दूसरे का जवाब शवाब के रूप में उत्तर देती हैं। गायन के रूप में ही पुरुष जो रहते हैं 6-7 ढोलके एक साथ बजाते हैं और महिलाएं क्या करती हैं? नृत्य गान करती हैं, डांस करती हैं। ये क्या है? दहका नृत्य है। इस प्रकार से इस जनजाति में किया जाता है। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से कि दहका नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो अपन कहेंगे दहका नृत्य कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये बात क्लियर हुई। कौन सा नृत्य? दहका नृत्य कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो इनका प्रमुख नृत्य है। अब अपन बात कर लें कि इनकी कुछ उपजातियां होती हैं। क्या होती हैं? उपजातियां। तो इनकी कौन कौन सी उपजातियां हैं ये आप देखिए। इनकी जो उपजातियां हैं वो रोतिया है, रोतले है और
भड़तिया है। रौतिया, रौतले, भड़तिया क्या है, इनकी प्रमुख उपजातियां हैं। ये बात क्लियर हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को धन्यवाद। उससे पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।